सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज का हमारा विषय मोदी पर भरोसा, समर्थन की गारंटी। संदर्भ यह है कि आज शाम को देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति महोदया द्वारा नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा गया। कहा गया, आइए शपथ लीजिए। मोदी जी ने बताया, शपथ के लिए मुझे न्योता मिल गया है। पर शपथ का न्योता क्यों मिला है? शपथ का न्योता इसलिए मिला क्योंकि आज सुबह एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस एनडीए के संसदीय दल की बैठक में एनडीए के तमाम घटक और उसके प्रमुख नेता ससम्मान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद मौजूद थे, एनडीए के घटक दलों के चुने हुए सांसद मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद थे जो सांसद नहीं है। इन सबके बीच में आज एनडीए की सरकार का स्वरूप सामने देखने को मिला। मंच था, मंच पर घटक दलों के तमाम प्रमुख लोगों की मौजूदगी थी। उन प्रमुख लोगों की मौजूदगी के तहत उनको बाकायदा सम्मानित किया गया, स्वागत किया गया, दुशाला आदि उड़ाया गया। और उसके बाद में जब बैठक शुरू हुई तो देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया गया। अमित शाह समेत तमाम घटक दलों के नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यह तय किया गया कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हों। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चूंकि विरोधी दलों के द्वारा जनादेश को समझ लिया गया और समझ कर यह निर्णय ले लिया गया कि हमें सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी है, तो ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के संदर्भ में सारे अवरोध अपने आप ही हट गए थे। पर यह सरकार जिनके समर्थन से बन रही है उनके समर्थन की गारंटी को लेकर संशय है। और संशय इसलिए क्योंकि इनका अतीत दागदार है। ये अपनी बात जब भी मंच पर होते हैं कहते तो दमदारी से हैं, पर उससे पलटी उससे कहीं अधिक दमदारी से मार देते हैं। इस समय सोशल मीडिया भरा पड़ा है नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू के उन बयानों से जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के सम्मान में जिस प्रकार की कसीदेकारी कर रहे हैं उसको लेकर एक संशय पैदा किया जाता है कि कह तो रहे हैं पर रहेंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समर्थन की गारंटी पर। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अस्तित्व में आने जा रही है उसके प्रभावी प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। हमारे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। जिस पार्टी की दम निकलने के संदर्भ में संभावनाएं बताई जा रही थी, इस चुनाव में उसमें दम आ गया है। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। हमारे साथ इमरान लतीफ जी हैं। आम आदमी पार्टी पहले भी थी, आम आदमी पार्टी अभी भी है, वो हमारे साथ है। और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए प्रखर पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से, लेकिन कुछ बयानों पर थोड़े लंबे हैं पर विषय समझने की दृष्टि से विषय को विस्तार देने की दृष्टि से उन बयानों पर दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। तो एक बार बारी बारी से देखिए इन बयानों को। विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता
एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं। पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और ये सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथी, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। तो कुल मिला के इंडी गठबंधन गर्त में जाएगा, ये मोदी जी ने कहा, लेकिन इनका अपना गठबंधन कहां जाएगा ये सवाल है। जो मोदी जी हमें बता रहे हैं कि देखो 30 साल का सफल इतिहास हमारा है, उस 30 साल की सफलता के बीच में अटल जी के द्वारा वस्तुतः गठबंधन की सरकार चली गई थी,
और उस गठबंधन की सरकार में अटल जी को सरकार चलाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करने पड़ते थे, ये हम अभी तक भूल नहीं पाए। तो कुल मिला के भाजपा ने अपना तरीका तो बदला है, सम्मान बहुत दिया आज, पर लड़ाई तो स्थान की है। जितनी उदारता सम्मान में दिखा दी, क्या स्थान में भी दिखा देंगे? ये सवाल लोगों के जहन में है। उत्तर देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं। हितेश वाजपेयी जी बताएंगे स्थान देने के संदर्भ में कितनी उदारता है। जी हितेश जी। मेरे ख्याल से ये उदारता का विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक जिम्मेदारी का विषय जी। और हम सब जानते हैं कि हमारे दो बड़े जो पार्टनर हैं, नीतीश जी और चंद्रबाबू जी, जिनकी तरफ आपका इशारा है जी, दोनों अपने अपने राज्यों में एनडीए की सरकार भी चला रहे हैं और दो चंद्रबाबू जी को अभी मुख्यमंत्री होना है और नीतीश जी तो हैं ही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो सब मिल बैठकर ये लोग तय करेंगे। देखिए, अब कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये एनडीए का विषय है जी। तो एनडीए के लोगों की बैठक अभी जारी है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर आपको बताया ही है कि उनका न्योता तय हो गया है और वो शीघ्र ही मंत्रियों की सूची भी राष्ट्रपति महोदया को दे देंगे जी। तो स्वाभाविक है कि इस पर काम होगा। नहीं, इस पर काम तो होगा, लेकिन कुल मिलाकर जहन में सबके सवाल ये है, क्या उस तरीके का काम होगा जो मोदी जी की पहचान रही है? मोदी जी को 22 साल हमने एक सफल प्रशासक के तौर पर देखा है देश, चाहे गुजरात के संदर्भ में कहें, चाहे देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में। उन्होंने दृढ़ता के साथ फैसले लिए हैं और दृढ़ता के पीछे एक बड़ी वजह स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में रहना है। इस बार खंडित जनादेश है। एनडीए ना हारा था ना हारा है, पर भाजपा जीती थी और भाजपा हारी है। बदल गई ना परिस्थिति, इसलिए सवाल लोगों के जहन में है। ये समर्थन की गारंटी जिस प्रकार से नीतीश कुमार दे रहे हैं ना, क्या बताएं, सोशल मीडिया पर आप तो स्वयं ही इतने ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तो आपके सामने से गुजरते ही होगा जब आप अपनी पोस्ट करते होगे। जब में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मर जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं आएंगे, और अमित शाह जी भी दहाड़ कर कह रहे हैं, चिल्लाकर या गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, शेर की तरह है ना, दहाड़ कर बोल रहे हैं, नीतीश बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो ये जो समर्थन की गारंटी आज सुनाई दी है, इस गारंटी की क्या गारंटी है, इसको लेकर हितेश जी जहन में सवाल उठते हैं। थोड़ा तो हौसला दीजिए, थोड़ी तो हिम्मत दीजिए हम लोगों को। देखिए, अभी मुझे लगता है हौसला और हिम्मत की बजाय आप धैर्य रखिए। पहली चीज तो मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं कि ये कोई खंडित जनादेश है। क्यों खंडित जनादेश है? नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एनडीए का जनादेश, हमारा प्री पोल अलायंस है। तो हमने सीटें बांट के ही तो लड़े हैं। हम कोई आपस में इंडी गठबंधन की तरह थोड़ी ना लड़े हैं कि इमरान जी और शैलेश भाई की दल एक दूसरे के सामने भी लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हुई पश्चिम बंगाल, पंजाब ऐसी हमारे साथ। तो हमारे यहाँ बहुत क्लैरिटी है, हम सभी सीटों पर हमारा प्री पोल अलायंस है और एनडीए चुनाव लड़ा है। तो इसलिए जब एनडीए को 292 आया, एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें हमारा कोई दल आमने सामने खड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का मैंडेट है। तो इसको बार बार खंडित कहना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चश्मा साफ करने की जरूरत है। ऑथेंटिकली तो ये कुछ अलग है। थैंक यू सर, एंड आई अप्रिशिएट योर जेस्चर, बोथ ऑफ यू, शैलेश जी भी। और मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य से चलिए। इस देश को एक सशक्त सरकार की जरूरत है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और मुझे लगता है कि दोनों आज देश के सामने हैं। और हितेश वाजपेयी जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं। आपने कहा देखो हमारा प्री पोल अलायंस है, ये स्पष्ट जनादेश उस अलायंस को है, पर जिनके साथ अलायंस है ना, उनके बीच में ही साथ छोड़ने का इतिहास आपके साथ ही है। वो तो चुनाव आप बिहार में भी साथ ही लड़े थे, प्रचंड बहुमत से जीते थे, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार सटक लिए और तेजस्वी के साथ गले मिलकर सरकार में हो लिए। आप इसके भुक्तभोगी हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत इस देश में बनी है। तो आपसे जानना चाहते हैं भाई, क्या मंशा है? जैसा नीतीश जी बोल रहे हैं उसमें पूरा भरोसा है, या दाएं बाएं निगाह रखोगे, ध्यान रखोगे, जो पुराने बिछड़ गए उनको वापस लेने की कोशिश करोगे, मतलब क्या करोगे? थोड़ा बताओ ना जी, कहां इनके भरोसे के चक्कर में पड़े हुए हो आप? देखिए हिमांशु जी, इतिहास तो सभी साथियों का है जी, तो क्यों इतिहास में जाया जाए। और चलिए मान लिए दूध के जले, अभी तो लस्सी है, ठंडी ठंडी है जी, तो अभी तो पीने दीजिए। आप क्यों अभी टोक रहे हैं? तो अभी तो मुझे लगता है ठंडी लस्सी में कोई नहीं जलता है।
आराम से उसको चलने दीजिए। बहुत अच्छे जेस्चर हैं। मुझे लगता है आज जो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने वक्तव्य में कहा है बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक है। नीतीश जी ने जो स्टैंड लिया है वो भी बहुत हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है, और हमें लगता है कि हम बहुत आराम से आपकी द्वारा जो कपोल कल्पित अभी फिलहाल के लिए चुनौतियां आपको दिख रही है, हमें नहीं लगता उसमें से कुछ सामने आएगा, और हम बहुत देखो हमारी जो कपोल कल्पित है ना, जरा पता करो जेपी नड्डा जी का घर पे इस समय क्या चल रहा है। जो हमारी कल्पनाओं की उड़ान है ना, वो वहां के दृश्य से उपजी हुई है। जिस प्रकार की अपनी अपनी सूचियां लेकर सारे नेता घूम रहे हैं, इस बार आपकी उदारता पर निर्भर नहीं है घटक दल कि आपने जो दे दिया बड़ी कृपा है। अब वो अपने समर्थन को अधिकार मान रहे हैं कि इसके एवज में हमें यह मिलना चाहिए, और उनके अधिकार को आप स्वीकारने के लिए कितने तैयार हैं ये हमें जानना है। इसलिए ये सवाल है हितेश जी। देखिए हिमांशु जी, इसमें से कोई भी दृश्य अदृश्य नहीं होने वाला है जी। सब आपके सामने आना है जी। तो कौन सी इतनी बड़ी बात है को हमें पर छुपाने के लिए कुछ छोड़ना है। और जब हमने कहा सभी दलों की भागीदारी है, सब मिलकर लड़े हैं, और 292 सबकी संख्या है, तो सबका अधिकार है, इसमें भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन वहीं पर इंडी गठबंधन से इमरान जी अलग हो गए हैं, वहां तो बिखराव शुरू हो गया है। और हालांकि वो, मैं आपकी बात समझ गया, आपको उनकी चिंता इसलिए नहीं कि वो सरकार में ही नहीं है, वो रिजेक्टेड है, तो इसीलिए वो अलग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बहरहाल इस बार नेता प्रतिपक्ष के लिए हो सकता है कांग्रेस को अवसर मिल जाएगा, क्योंकि उनकी 99 सीटें हैं, तो पर्याप्त संख्या है 10% के। अच्छा, अभी भी आप हो सकता है लगा रहे हो, क्या करने वाले हो आप, थोड़ा ये भी बता दो। आपने बड़ा संदेह पैदा कर दिया भाई, हो सकता है कि शायद बन जाए, क्या करने वाले हो? वो कहते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन लिप्स एंड सिप। तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति में कयासों पर नहीं जाना चाहता हूं, फिर भी शैलेश जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। इमरान जी के तो नेता अधिकार जेल में। देखो भाई शैलेश जी, मोदी जी शपथ ले रहे हैं ये तो दिख गया, पर आपकी पार्टी नेता प्रतिपक्ष बना पाएगी इसके संदर्भ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने संदेह पैदा कर दिया। अच्छा, उनके संदेह पैदा करने के साथ में इनके घटक दलों के अस्तित्व को लेकर भी संदेह मन में आ गया। अगर आपके साथ कुछ ऐसा बड़ा घटित होने वाला है जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी आप ना बना पाओ, तो उसके बाद में ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश वगैरह की भाजपा को जरूरत कहां रहने वाली है, जब आप ही इतनी मदद करने को तत्पर हो जाएंगे। क्या कहते हैं शैलेश जी, अपने सांसदों को संभाल के रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे? इतिहास आपका भी बहुत खराब है, लोग जीतते आपके टिकट पर हैं, समर्थन भाजपा को देते हुए दिखाते हैं। देखिए, ये मोदी 3 है या बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही है, ऐसा नहीं है। ये एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है, ऐसा भी नहीं है। ये एनडीए 1 है, एनडीए की नई शुरुआत हो रही है। जो एनडीए अभी तक दरकिनार था, भुला दिया गया था, उसे सामने लाया गया है। एनडीए के नेताओं को, नीतीश कुमार जी को, जिस तरीके से चंद्रबाबू जी को सम्मान दिया जा रहा है, वो भी एक नया अनुभव है। मोदी जी के भाषण के तेवर भी बदले हैं, लेकिन आप वाजपेयी जी की शुभकामनाओं को संदेह की दृष्टि से क्यों देखते हैं? वाजपेयी जी ने अगर शुभकामनाएं दी हैं तो उनकी कांग्रेस के प्रति सदाशयता मानता हूं मैं तो इसको। कांग्रेस ने चुनाव अच्छे से लड़े, राहुल जी ने देश के दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम तक यात्राएं की, और पूरे देश में एक वातावरण बना, और हमारे गठबंधन दलों में परस्पर विश्वास का वातावरण। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कहूंगा कि इंडिया गठबंधन में एनडीए की तुलना में ज्यादा बेहतर परस्पर विश्वास का वातावरण बना है। वैसे दो बातें बताओ सर। एक तो आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत बढ़िया से चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में बैठकर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मंद मंद मुस्काते हुए बोल रहे हैं कांग्रेस ने बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा है। ऐसा बढ़िया चुनाव लड़ा कि 11 में से 10 सीटें हार गए छत्तीसगढ़ की। ऐसा बढ़िया चुनाव लड़ा कि पड़ोस में मध्य प्रदेश है, उसमें 29 की 29 हार गए। इतना बढ़िया चुनाव लड़ा कि पड़ोस में उड़ीसा है, राज्य तो हारे ही हारे, लोकसभा के अंतर्गत भी 21 में से 20 सीट हारे। इसके बावजूद भी शैलेश जी, आपकी हिम्मत, आपके तर्क का अभिनंदन है कि आप मानते हो कि बढ़िया से चुनाव लड़ा है। एक तो ये। दूसरा, आपने ये दलील दी कि एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत है। इस पर थोड़ी रोशनी दे दो भाई।
ये कौन सा फेविकोल है जिसमें मजबूती आपको एनडीए से ज्यादा दिखाई दे रही है? वो ममता बनर्जी क्या 29 सांसदों को मतलब आपके साथ रखें या आपसे अलग रखें, इस दुविधा में रहता है पूरा मीडिया, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और ममता बनर्जी भी अपना ट्वीट करके बताती है राहुल जी व्यस्त होंगे, मुझे भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आपके सहयोगी सी है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सरकार अस्तित्व में आने जा रही है उस सरकार की मजबूती को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं या अपने दांव चलने के लिए इंतजार कर रहे हैं? अभी आपको लगा कि अभी नीतीश हिलेंगे नहीं, चंद्रबाबू डिगेंगे नहीं, तो इसलिए इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नीतीश जी या चंद्रबाबू जी की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं कानूनों को लेकर, जिस तरीके से मतभेद सामने आ रहे हैं मंत्रालयों को लेकर, आगे चलने वाली सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, वे मतभेद एक अच्छा संकेत नहीं देते हैं। मोदी जी ने, एनडीए गठबंधन ने, मोदी जी और भाजपा ने तो 400 पार की बात कही थी, 300 पार करने के भी लाले पड़ गए। लेकिन अगर उन्हें बहुमत मिला है तो जिस तरीके से वे हमें नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। अच्छी सरकार चलाएं। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हर व्यक्ति और हर नागरिक और मिनिमम गवर्नेंस की, वो बातें साकार हो। ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा जो विपक्ष को डराने, धमकाने, विपक्ष के नेताओं को कैद करने, विपक्ष की गतिविधियों को रोकने की जो बातें होती हैं वो सब ना हो और एक अच्छी सरकार चले, ये तो देश का हर नागरिक। तो शैलेश जी ने बता दिया भाई, जैसी भी सरकार चला देना, अब की बार हमको बख्श देना। कुल मिला के इतनी अपेक्षा डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपकी पार्टी की सरकार से या आपके गठबंधन की सरकार से? शैलेश जी ने सीधे ही कह दिया भैया इतना जरूर संभाल देना हमारे को। पर मेरे पास में आना है इंजीनियर इमरान लतीफ जी के पास। लतीफ जी देखो, मौका मिला ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी को, वो आपके कारण मिला कि क्या इनका गठबंधन है। 4 दिन हुए नहीं, ऐलान कर दिए हम अब साथ नहीं। तो आपसे जानना ही है कि आपके संदर्भ में हमेशा ये संदेह बना रहता है राजनीतिक मैदान में कि आप हो किसके साथ। इस बार भी आप वैसे ही कर दिए, किसके साथ? लतीफ जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दे, आपकी आवाज मुखरता से सुनना चाहते हैं हम। जी हिमांशु जी, आपको नमस्कार और पहले साथी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए हिमांशु जी, जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा था उसमें इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ था और हमने पहले दिन से बात कही थी कि इंडिया अलायंस फॉर्म होने के पहले भी कई सारे विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें हम बाकी घटक दलों के खिलाफ चुनाव लड़े थे और तब भी हमने ये बात स्पष्ट करी थी कि ये जो अलायंस हुआ है, ये जो गठबंधन हुआ है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है, इसका प्रादेशिक चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और ये कमोबेश सभी जो हमारे घटक दल थे उन्होंने उसी तरीके से अपना ऑपरेशन रखा था चुनावों के अंदर। और आज भी जो हमने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अरे तो लतीफ साहब, मेरा यही तो सवाल है, ये कब हो रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव? अगले महीने है, 2 महीने बाद है, 6 महीने बाद है? ये समझ में नहीं आया ना भाई। इस समय इंडिया गठबंधन के संदर्भ में दृष्टि ये थी कि ये कितने एकजुट रहते हैं, एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती देते हैं। देश में चर्चा छिड़ी हुई है कि एनडीए सलामत रहेगा नहीं रहेगा, नायडू जी क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे। वो नीतीश कुमार का होर्डिंग बड़ा चर्चित है पूरे सोशल मीडिया, नीतीश सबके हैं। तो हमें लगा कब आपके हो जाए, पर आप तो खुद ही अपने आप को अलग कर लिए। ऐसी क्या हड़बड़ाहट हुई आपको? ऐसी कौन सी डील हुई कि आपने कहा कि जरा अटेंशन हमारे प्रति आए? तो देखो, डॉक्टर हितेश वाजपेयी को मौका मिला, उन्होंने शैलेश नितिन त्रिवेदी को बोलने से पहले निपटा दिया। ऐसी मदद क्यों की आपने डॉक्टर हितेश वाजपेयी की? नहीं, देखिए हिमांशु जी, जिस दिन हमारा ये बयान आया है उसी दिन इंडिया अलायंस की बैठक हुई है। इंडिया अलायंस की बैठक में आम आदमी पार्टी मौजूद रही है और आगे भी जितनी बैठकें इंडिया अलायंस की होंगी, इंडिया अलायंस के सांसदों की होंगी, एजेंडे को लेकर, योजनाओं को लेकर, अपोजिशन की मजबूती को लेकर, उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के जो भी नेताओं को बुलावा मिलेगा, जिनकी जरूरत होगी, वो जाएंगे। और आपका लड़ने की बात कर रहे हैं एनडीए से, मोदी सरकार से,
तो जब हम अलायंस के अंदर नहीं थे तब भी हम पूरी मजबूती से लड़ रहे थे। अरे हमने लड़ना ही तो सीखा है, जब से पार्टी बनाई है तब से लड़ ही तो रहे इनके खिलाफ। हमको सिर्फ लड़ना ही तो है। और लड़ भी कैसे रहे, हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह दबा के रखा गया, हर तरीके से। अरे लतीफ जी, इतनी बेईमानी भरी बात भी मत करो, हम लड़ ही तो रहे हैं। जिनके खिलाफ लड़ने की शुरुआत की थी आजकल उनके साथ गले मिल रहे हो आप, क्या करें हम इसका? तो ये भी तो सामने है ना। ऐसा अपने आप को मैं महिमा मंडन मत करो, हम तब से लड़ ही रहे हैं। जिनके खिलाफ आपने शुरुआत की थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उस कांग्रेस की हमजोली होली आप। लेकिन मेरा विषय अभी ये नहीं है, मेरा विषय थोड़ा आपसे दूसरा है। मैं रमेश जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे टिप्पणी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी को आप लोग जिस निगाह से, ये व्यक्ति किसी को साथ लेकर चलता वलता नहीं है, अपनी मर्जी का करता है, पूरी पार्टी इसके पीछे चलती है। पर अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 272 इस व्यक्ति की पार्टी ने नहीं पाई है, 32 सीटों से पीछे रह गया। अब देखेंगे क्या करते हैं। आज आप कितने निराश हैं, आज आप कितने हताश हैं, आज आप कितने परेशान हैं। नरेंद्र मोदी बदल गए, नरेंद्र मोदी सबको साथ लेते दिख गए, नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास सेंट्रल हॉल में करते हुए दिख गए। सब सम्मान के साथ थे, सब मुग्ध थे, सब कोशिश कर रहे थे मोदी जी के लिए कितना अच्छा अच्छा ना बोल दें। नीतीश कुमार जी तो पैरों तक पड़ गए। क्या कहते हो लतीफ जी, सारे अरमान आज आपके धुल गए? अभी देखिए, सबसे बड़ी बात तो विपक्ष की सबसे बड़ी जीत ये है जी, कि जो एक बहुत ही मजबूत सरकार थी वो बहुत ही मजबूर सरकार बनके तीसरे कार्यकाल में आई है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं डॉक्टर साहब, अभी आपने उस पर तमाम चर्चा भी किया है। और अभी कौन सी एकता, अभी तो मंत्रालय बटा नहीं, अभी तो स्पीकर का चयन हुआ नहीं, अभी तो गृह मंत्री कोई बना नहीं। अरे गृह मंत्री बनने दीजिए, स्पीकर बनने दीजिए, फिर हम भी बैठ के देख रहे हैं, जो होगा वो देख ही रहे हैं। लतीफ जी भी लतीफा सुनाने के लिए बेचैन है, अपने अरमान अभी भी बचाए हुए हैं लतीफ जी ने। तो आप अपने अरमान बचा के रखें और हम रमेश जी के पास चलते हैं। रमेश जी बहुत आत्मविश्वास के साथ थे इस बात को लेकर कि भाजपा को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। रमेश जी का आंशिक आत्मविश्वास पूरा हुआ। भाजपा को भले ही नहीं मिला पर एनडीए को जनादेश मिला। पर यह जनादेश या 5 साल तक चल जाएगा, यह सवाल लोगों के जहन में आता है। आज सम्मान देते हुए तो बहुत दिखे भाजपा के नेता अपने सहयोगियों को, पर सवाल जहन में यही है, ये जितने भी नेता हैं सम्मान के भूखे नहीं दिखे कभी, ये स्थान के भूखे दिखे। क्या कहते हैं रमेश जी, स्थान देने में उदारता दिखाएगी भाजपा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे पहले तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरा लगभग 53 वर्ष का पत्रकारिता का जीवन है, उसमें 4 बार, ये चौथा ऐसा है कि जब मेरा अनुमान जो है वो गलत निकला जी। इससे पहले 3 बार समय समय पर निकला, लगभग 50 बार मैंने अनुमान लगाया होगा। तो ये कुछ जो भी इसके पीछे कारण रहा हो तो वो मेरा अनुमान एक गलत निकला, इसको मैं स्वीकार करता हूं। ये चौथा ऐसा जीवन, पूरी पत्रकारिता में ये चौथा ऐसा अनुमान है। अब दूसरा जो है, ये बात सही है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सरकार पर दबाव तो रहेगा और दबाव रहेगा, और दबाव के लिए कुछ बिंदु इनको पीछे करना पड़ेंगे, समाप्त नहीं करेगी भाजपा। मोदी जी का जिस तरीके का स्वभाव है और उनकी कार्यशैली है, वो मुद्दे को ड्रॉप कभी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं को वो पीछे कर सकते हैं। और लेकिन उनकी जो तेवर है, आक्रामक तेवर है, वो यथावत रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं आएगा। दूसरी जो बात आती है, जो कल से परसों से चल रहा है पूरे मीडिया में, नायडू जी को लेकर के और नीतीश जी को लेकर के, नीतीश जी को लेकर के मैंने लगभग हर मीडिया पर और 25 बार ये कहा है, समाजवादियों का एक स्वभाव रहता है, वो मिलते हैं तो बिछड़ने के लिए, वो बिछड़ते हैं तो मिलने के लिए। तो अगर वो इस बीच में दूर हुए हैं तेजस्वी और लालू जी से, तो वो कब उनसे मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आज अगर उनका टाई अप हुआ है मोदी जी से और कब झगड़ा हो जाए इसकी कोई टाई अप नहीं है, ये समाजवादियों का स्वभाव है। तो नीतीश जी की बात तो एक अलग है, भविष्य क्या रंग लेगा वो नहीं कह सकता, लेकिन नायडू पूरे 5 साल रहेंगे। नायडू केवल 2 चीज पर उनकी अगर टकरार होती तो 2 चीज पर होगी। एक मुद्दा भाजपा पीछे कर लेगी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं राज्य के हितों को लेकर के जो विशेष योजना है, जिसका अगर आपको, हिमांशु जी आपको जरूर याद होगा, पिछली बार उनका जो टकराव हुआ था सरकार से, वो राज्य को विशेष दर्जा देने पर हुआ था। तो मुझे जो लग रहा है कि विशेष दर्जे को लेकर के कुछ ना कुछ बात होगी। अगर विशेष दर्जे पर मोदी सहमत नहीं होंगे
तो दूसरा कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकलेगा, तो नायडू तो रहेंगे। दूसरा, अगर इन दोनों का ही हम देख लें तो दोनों के पास कुल 28 सीटें आती हैं। भाजपा, ये जो अभी थर्ड फोर्स आई है 17 की, इसमें से 5-7 आदमी ऐसे हैं जो पुराने भाजपाई हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी जो इंडिया गठबंधन है उसमें से कुछ लोग जरूर कम होंगे, और बहुत जल्दी अगले 2-3 महीने में ये अलायंस जो है अगर 300 क्रॉस कर जाए तो इसको आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि अनुमान है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश जी की जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर के बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं रहेगा। मोदी जी के अब कार्यशैली की मैं बात करता हूं, क्योंकि मैंने भगवान जी की कृपा से और मेरे पिताजी के तब से मैंने इंदिरा जी का वर्किंग भी देखा है, उनसे बंटूबन भी लिया है इंदिरा जी का। इंदिरा जी के डैशिंग के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो वो नरेंद्र मोदी है। इंदिरा जी की 2-3 नीतियों को लेकर के आलोचना हो सकती है, विशेषकर आपातकाल को लेकर के। बाकी जिस तरीके से वो आक्रामक निर्णय लेती थी नरेंद्र मोदी में, ठीक वही है। जो राष्ट्रीय छवि इंदिरा जी के समय बनी थी वो राष्ट्रीय छवि नरेंद्र मोदी के समय बनी है। ये सरकार 5 साल चलेगी। एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं। 4 ऐसी सरकारें हमने देखी हैं जिनको जो ओरिजिनल पार्टी थी वो बहुमत में नहीं थी। अगर आप नरसिम्हा राव जी की सरकार देखेंगे तो पूर्ण बहुमत नहीं था कांग्रेस को, लेकिन फिर भी सरकार सफलतापूर्वक चली है। वो ठीक है, कुछ कंप्रोमाइज नरसिम्हा राव जी ने किए थे। दोनों बार मनमोहन जी की सरकार भी बहुमत नहीं था, अटल जी ने भी सरकार चलाई है। गठबंधन सरकार केवल 2 ही बार फेल हुई है, एक बार 77 में हुई है और एक बार 89 में हुई है। उन दोनों सरकारों का एक कारण था फेल होने का, क्योंकि वो दोनों सरकारें, दोनों गठबंधन जो बने थे, 77 वाला गठबंधन उसकी रिपोर्टिंग भी मैंने की है, और 89 वाला बीपी सिंह वाला गठबंधन, उन दोनों गठबंधनों का उद्देश्य जो था वो सरकार में आना तो कम था, लेकिन सरकार गिराना उद्देश्य था। इंदिरा जी के विरुद्ध था पूरा का पूरा गठबंधन, इसलिए उसको चलना नहीं था। यही बीपी सिंह के मामले में थी। इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन में भी आप देखेंगे उसमें कितने मतभेद हैं। वो केवल मोदी जी के खिलाफ थे। वो गठबंधन चलेगा इस पर मुझे अभी संदेह है। वो गठबंधन, जैसे एक आदमी का तो बयान आ भी गया है, लेकिन वो गठबंधन लंबा चलेगा इसका मुझे संदेह है। लेकिन इस चुनाव में एक बात जो सबसे बड़ी बात हुई है, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी को लेकर के जो बहुत सारी बातें आती थी, राहुल गांधी जी एक नेता के रूप में स्थापित हो गए, बराबरी के रूप में। और मुझे जो लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी बनेंगे। तो चुनाव में विपक्ष को जो लाभ हुआ है, कांग्रेस को 99 सीट मिली, लेकिन राहुल गांधी की पर्सनालिटी जो है वो स्थापित हुई है, ये विपक्ष को लाभ मिलेगा। एक बात और कहकर के मैं बात को पूर्ण दूंगा, इस पूरे के पूरे कार्यकाल में आप देखिएगा कुछ ना कुछ ये एनडीए सरकार और मोदी जी की सरकार कुछ ऐसा जरूर करेगी, कुछ ऐसे निर्णय भी क्रांतिकारी हो सकते। केवल 2 निर्णय पीछे हो सकते हैं उनके, जातिगत जनगणना का और मुस्लिम आरक्षण का। बाकी वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी बिल्कुल लागू होगी। एक और बात जो मुझे लग रही है, पिछले कुछ दिनों से भाजपा ने एक लाइन ली थी, बहुमत होने के बाद भी राज्यों में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बहुत संभव है तो उप प्रधानमंत्री दिल्ली में लेकर के, ये भी आशा संभावना है, गलत भी हो सकती है, पर उप प्रधानमंत्री पद लेकर के विभाग पर झंझट नहीं होगी, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद दे करके कुछ लोगों को वो एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमको दिखेगा। लेकिन फिर भी अगले 3 महीने तक हमको इस सरकार की वर्किंग और विपक्ष की वर्किंग, इन दोनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी रमेश जी, 2-3 बिंदुओं पर एक तो आपका जो ये संदर्भ है, मुझे लगता है कि इस संदर्भ को शायद संशोधित करने की जरूरत है। 2 बार गठबंधन सरकारें विफल नहीं हुई देश में, 1977 और 1989 में ही नहीं हुई। गठबंधन सरकार 1996 और 1998 में भी विफल हुई। 1996 में देवगौड़ा की सरकार या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी विफल हुई, और कुल मिलाकर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भी गठबंधन की सरकार को कार्यकाल पूरा कराने में सफल नहीं रहे। तो संदर्भ एक तो ये आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें आपने कहा कि मुस्लिम आरक्षण, इस बार मोदी जी पीछे हट जाएंगे। मोदी जी का भाषण है, मरते दम तक मेरे जीते जी ये नहीं होने दूंगा। और चंद्रबाबू नायडू का भाषण है कि मैं मुसलमानों को 4% आरक्षण दूंगा। क्या कहते हैं, सरकार कैसे चलेगी 5 साल? देखिए, मोटे तौर पर इन दोनों बिंदुओं का मैंने उल्लेख किया है, बिहार का जातिगत का और नायडू का मुस्लिम आरक्षण का। इसमें जो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एक रास्ता निकलेगा। आप अगर देखेंगे तो केरल में जो सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है, इन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को रजाकार के रूप में आरक्षण दे रखा 1956-57 से। ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो मछली पालने वाले उनको लेकर के दे रखा। तो मुझे जो लग रहा है
कि राज्य सरकार वो लागू कर लेगी और उस पर केंद्र आपत्ति नहीं करेगी। उसमें इतना अंतर हो सकता है कि आरक्षण जो दिया जाए वो मुसलमान के नाम पर ना दिया जाए, बल्कि जो मुस्लिम है उनको वर्ग में, जिस तरीके से कास्ट को आरक्षण मिला हुआ है क्लास के नाम पर, संविधान जाति के विरुद्ध है लेकिन वो क्लास के नाम पर जाति को आरक्षण मिला हुआ है, ठीक उसी प्रकार आंध्र में मुस्लिम समाज को क्लास में बदल करके उसका आरक्षण हो सकता है। ये कुछ रास्ता निकलेगा तो ये है रमेश शर्मा जी का आकलन। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपके दिल को कितना भेद गया यह विकल्प जो रमेश शर्मा जी ने सुझाया 5 साल सरकार चलाने के संदर्भ में? एक दमदार नेता, एक मजबूत नेता, एक सर्वशक्तिमान नेता सरकार बनाए रखने के लिए इस प्रकार के रास्ते को अंगीकार कर सकता है, ऐसा उनके कट्टर समर्थक रहे। रमेश शर्मा जी भी ये आकलन के साथ है। क्या कहते हैं, समर्थन की गारंटी ऐसे समझौतों के एवज में आएगी? देखिए, मैं तो सुन ही सकता हूं साहब, और आप लोगों के विद्वानों के विचार है, हमेशा सुनना चाहिए, सात्विक वाणियां हैं। और मेरी तो बॉटम लाइन है, हम 5 साल मजबूती से करेंगे। दूसरी बात, हम अपने विचारों पर एक मिनट, क्या बोला आप? मजबूरी से करेंगे, मजबूती से करेंगे? मजबूती से करेंगे सर जी, मजबूती से करेंगे। और हम अपने विचारों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम सभी बातों पर एक कंसेंसस बनाकर चलेंगे, और ये आप होते देखोगे। मैं नहीं समझता कि हमें किसी भी किस्म के शॉर्टकट्स की जरूरत होगी। हाँ, एक बात से जरूर मैं रमेश जी की सहमत हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में स्थिर सरकार चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के हैं और सांसद चुनकर आए हैं, और आगे आप बहुत समझदार हैं। अच्छा, एक बात तो ये राष्ट्रवादी की पहचान क्या है? शरद पवार के साथ रहने से आप व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाएगा, या जो भाजपा के साथ रहेगा वही राष्ट्रवादी कहलाएगा? क्योंकि वो राष्ट्रवादी उनकी पार्टी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने पूछ लिया। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिस किसी भी व्यक्ति या दल की विचारधारा जब नेशन फर्स्ट होती है, पार्टी सेकंड और इंडिविजुअल थर्ड होती है, इसमें कोई भाजपा का कॉपीराइट नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको अंगीकार कर सकता है और चल सकता है। आपका एक इंस्टीट्यूशन है, एक चैनल है, आप नेशन फर्स्ट, इंस्टीट्यूशन सेकंड, और इंडिविजुअल द्विवेदी जी, भले ही त्रिवेदी जी बाजू में है पर आप द्विवेदी जी हैं, पर कोई बात नहीं, इंडिविजुअल लास्ट। तो मुझे लगता है इसमें कोई हितेश जी, क्या आपको लगता है कि इस थ्योरी में जो बदलाव आप कर दिए इस बार, अपने परंपरागत इस सोच, इस विचार से जो विचलित हो गए आप और व्यक्ति फर्स्ट के सिद्धांत पर चल गए इस चुनाव में, इसी ने आपको यह जनादेश दे दिया? जो जनादेश आपको लगातार 10 साल से प्राप्त हो रहा था, वो जनादेश में अगर कमी आई तो इसीलिए क्योंकि आपने मूलतः अपने इस विचार के साथ कहीं ना कहीं समझौता कर लिया, बहक गए आप। मुझे लगता है मैं यहां भी आपसे पूर्णतः असहमत हूं, क्योंकि हम केवल 30 सीटें जो हमको 35 सीटों का नुकसान हुआ है वो केवल यूपी में हुआ है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जातिवादी राजनीति हुई है उनकी कुछ सीटों में, क्योंकि यूपी और बिहार उससे अफेक्ट होता है, जिसमें कि ये मिथ्या फैलाया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो हम भी जानते हैं जब जब आरक्षण विषय चुनाव का बना है तो उस दल को नुकसान हुआ है जो सत्ता में रहता है। ये आप हमेशा इतिहास उठाकर देखिए। और दूसरा, जो एक मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ है, उसके भी कई उदाहरण आपके सामने हैं। वो हमारे लिए जरूर एक चिंताजनक रहे। पर आपने तो पूरी जान लगा दी थी इस पोलराइजेशन को कराने में। मंगलसूत्र से लेकर भैंस तक आपने जितनी मुखरता के साथ देश के घर घर तक पहुंचाया, ऐसा तो मतलब कमाल का काम कोई भी ना कर पाया। आपने तो सीधे सीधे चाहा कि पोलराइज हो, ये विभाजन हो, लोग इस खतरे को समझें, इस चुनौती को समझें, इस आने वाले संकट के संदर्भ में सचेत हो। आपने तो पूरा जोर लगाया। आपने बताया बच्चे पैदा करने वालों की मशीन को दे देंगे। आपने ये भी बताया कि आपके घर की 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे। अब आप इसी को जिम्मेदार ठहराने लगे कि पोलराइजेशन ने ऐसा कर दिया। पर पोलराइज हो, इसमें तो आपने बहुत मेहनत की थी डॉक्टर हितेश वाजपेयी। बिल्कुल हिमांशु जी, यहाँ भी मैं पूरी तरह से आपसे असहमत हूँ जी। और आप देश के ख्यातिनाम पत्रकार हैं, लब्ध प्रतिष्ठित हैं। आप स्वयं जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज का 50% प्रॉपर्टी केवल इनहेरिटेंस में जाएगी और 50% राजसात कर ली जाएगी, सरकारी हो जाएगी। ये डॉक्ट्रिन तो सैम पित्रोदा साहब ने दी थी। तो किसी के पास यदि 2 मंगलसूत्र हैं तो 1 मंगलसूत्र सरकार ले जाएगी, 1 बच्चों को जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 20 भैंसे हैं तो 10 सरकार को जाएगी, 10 आपकी जो है इनहेरिटेंस में जाएगी। एक बड़े कमाल की बात है ना, देखो क्या भाजपा का हुनर है वो, क्या डॉक्टर हितेश वाजपेयी का हुनर है।
यहाँ जिंदा आदमी जो कमाता है उसका 40% सरकार ले जाती है टैक्स के रूप में, और लोगों को इस बात में डरा दिया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा 50% जो है सरकार ले जाएगी, और इसको विषय बनाने की कोशिश, और वो भी सैम पित्रोदा, कहां, अमेरिका में। तो कुल मिलाकर डॉक्टर हितेश भाई कमाल है, ये हम हर साल जो कमाते हैं उसमें से 40% ले जाती है सरकार। कभी इस पर भी ध्यान दिलवा दो भाई, कुछ कमी वमी करवाओगे इस बार आप? बहुत अच्छी बात आपने कही हिमांशु जी, और इस बात का उल्लेख आज सदन में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार मध्यम वर्ग को जो राहत और सहयोग चाहिए उस पर कमिटेड है, और 2.5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स छोड़ा गया है जब स्लैब बढ़ाया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है जीएसटी का जिस प्रकार। अरे छोड़ो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, वो पीपीएफ के पैसे तक पर तो निगाह लग गई आपकी, पीएफ पर भी टैक्स लगाने वाली सरकार केवल आपकी, और उसके बाद कह रहे हो कि मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के संदर्भ में उपक्रम करने वाली सरकार आपकी। कुल मिला के पीएफ तक पर टैक्स लगा दिया। पीएफ किसका होता है? जब आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है तो एक भरोसा होता है उसे, ये पैसा उसके बुढ़ापे को काम आएगा, उस पैसे पर भी आपकी निगाह लग गई। कैसी बातें करते हो डॉक्टर देवाजी? आप तो हम लोगों के साथ रहो भाई, पार्टी के साथ रहो ठीक है, पर कुछ कुछ चिंता तो हम सबकी भी करो। ऐसी क्या नाराजगी आपकी? हम भी आप ही के हैं। देखिए हिमांशु जी, मैंने दोनों बातों पर अपनी बात और तथ्यात्मक रखने का प्रयास किया है। आप नाराज हो सकते हैं। अरे नाराज, इतना मुस्कुरा रहा हूं और आप नाराजगी बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप विरासत के 50% की बात करेंगे कोई ले जाएगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं था, और उसको राहुल गांधी ने एंडोर्स किया था दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में, जो सैम पित्रोदा का था कि ये मॉडल अच्छा है। हमने इस विषय को रखा था। वैसे ही मैंने आज आपको सदन में दिए गए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को रखा है कि भारत की ये सरकार डायरेक्ट टैक्सेशन में रिलीफ करना चाहती है, और हमारा मॉडल ऐसा है कि हम देश को अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस से चलाना चाहते हैं। तो इसमें आपका पीएफ और इनकम टैक्स सब कवर हो जाता है। ये डॉक्ट्रिन है इस सरकार की, जिसको धीरे धीरे अचीव करने का प्रयास। अब ये क्या है, आर्थिक विषय पर चला जाएगा। इस बात पर बहस होनी चाहिए कि इस देश की मूलतः जो ताकत रही है वो इस घर में बचत पर केंद्रित अर्थव्यवस्था रही है। अगर आप बचत को ही हतोत्साहित करेंगे तो देश आगे चलकर कहां जाएगा, यह विचार का विषय होना चाहिए। गृहिणियों की बचत निशाने पर आई नोटबंदी के दौरान, और जिस बचत को प्रोत्साहित करने की भावना के तहत पीएफ जैसी परिकल्पनाएं, पेंशन पहले ही खत्म की जा चुकी, अब आप पीएफ के पैसे पर भी टैक्स लगाकर उस बचत को हतोत्साहित करना चाहते हैं, जिसके संदर्भ में व्यक्ति इस बात से प्रेरित होता है चलो इस पर टैक्स बचता है, कम से कम इस पैसे को सुरक्षित रखा जाए, तो आप वो भी स्वीकार नहीं चाहते हैं। एक अलग आर्थिक विषय बन जाएगा, लेकिन हमारा विषय आज आर्थिक नहीं, देश को 5 साल की एक दमदार सरकार के संदर्भ में विषय है। और वो दमदार सरकार क्या मोदी उस हुनर के साथ चला लेंगे जिस हुनर के साथ उन्होंने 10 साल देश में और उससे पहले तकरीबन 12 साल गुजरात में चलाकर दिखाया। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जानना केवल आपसे इतना है कि आज आप कितने अचंभित रह गए। आप तो मानते थे मोदी जी तो एंड में रहेंगे, मोदी जी कहां किसी के संदर्भ में कंसीडर करने वाले हैं, पर आज तो आपके सारे अरमानों में पानी फिरा होगा। मोदी जी थे और मोदी जी के साथ लोग भी थे, और लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ भी थे। क्या कहते हैं, मोदी जी केवल अकेले भी चलना ही नहीं जानते हैं, मोदी जी साथ लेकर चलना भी जानते हैं। हिमांशु जी, ये जो प्रसन्नता है ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगी। मैं तो सुन रहा था आदरणीय रमेश शर्मा जी के बयान को, उन्होंने और जो वाजपेयी जी ने इशारे में कहा, रमेश शर्मा जी ने खुलेआम कह दिया जी, गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए जी, हमें 99 सीट मिली नहीं। चालू हो गई बातें। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी का विश्वास होता अपने साथी घटक दलों के ऊपर और उनके साथी घटक दलों में विश्वास होता मोदी जी के ऊपर, तो ऐसी बात इस चर्चा में आज नहीं आती। मोदी जी की जो प्रवृत्ति रही है, भाजपा की जो प्रवृत्ति रही है, उसे देखते हुए लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी संभावनाएं मैं नहीं देख रहा हूं। आज अच्छी अच्छी बातें भले ही हो रही हैं, लेकिन ये अच्छाई 5 साल तक कायम रहे या 5 महीनों तक कायम रहे, इसकी कोई गारंटी। अच्छा, ये बताओ फिर जाके सीधे आशंका किस बात की ज्यादा है शैलेश जी? इस बात, एक मिनट पूरा सवाल होने दीजिए। आशंका किस बात की ज्यादा है? जो मोदी जी के साथ आज दिख रहे हैं वो कुछ समय बाद उनके साथ दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इसकी आशंका आपको ज्यादा है, या जो आपके साथ दिख रहे हैं वो कहीं कल मोदी जी के साथ तो नहीं दिखेंगे, इसकी आशंका ज्यादा है?
मुझे लग रहा है कि मोदी जी के साथ जो है वे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। मोदी जी और उनके विचारों में, नीतियों में, सोच में बहुत बड़ा विरोधाभास है और ये विरोधाभास खुलकर सामने आएगा, बहुत जल्दी सामने आएगा। आज इस बात करना थोड़ा जल्दबाजी हो। तो कुल मिला के शैलेश जी की पिच थोड़ी सी डाउन हो गई। शैलेश जी बहुत मुखरता से थे। शैलेश जी को ये कहने में काफ़ी जोर लगाना पड़ा कि हमारे साथ ही रह लेंगे, पर शायद लतीफ़ जी को इतना संकट ना है। क्या कहते हैं लतीफ़ जी, हम जिन लोगों के साथ है हम ही को नहीं पता होता है वो कब हमारे खिलाफ है, तो कैसे कहते कि ये हमारे साथ बने रहेंगे? क्या कहते हैं लतीफ़ जी? देखिए हिमांशु जी, जहां तक इंडिया गठबंधन के साथियों की बात है, तो हम फिर से कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे कहीं किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। और यकीन मानिए, मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस की ताकत और बढ़ेगी, इंडिया अलायंस के सांसदों की संख्या और बढ़ेगी जी। इंडिया अलायंस और मजबूत होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की जुबान लड़खड़ाने वाली है। अभी तो सरकार बनाने की बात हो रही तो सब अच्छा लग रहा है। अभी जब क्रियान्वयन की बात आएगी तो बात समझ में आ जाएगी। जब चर्चा कॉमन सिविल कोड पर होगी तो टोपी पहनने वाले नीतीश कुमार जी बिहार के मुसलमानों को क्या समझाएंगे? आप बताइए, जब 4% आरक्षण की बात होगी आंध्र प्रदेश के अंदर, तो नरेंद्र मोदी जी जो जनता को बरगलाने की कोशिश करते थे कि अगर ये इंडिया वाले आ गए तो आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र दे देंगे, आपकी भैंस दे देंगे, आपका पैसा दे देंगे, आपका रुपया दे देंगे, जो इस तरह की बातें कर रहे थे, वो अपने लोगों को क्या समझाने का काम करेंगे? तो अभी तो बड़ा बवंडर मचना है वहां पर, क्योंकि कोई जो सिद्धांतों के मामले में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है, बहुत विरोधाभास है, कहीं एक दूसरे के साथ एक नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये थोड़ा समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप देखिएगा। तो आप ऐसा उम्मीद जता रहे हैं क्या इमरान लतीफ जी कि अभी एनडीए की सरकार अस्तित्व में आ रही है? थोड़ा धैर्य करिए, इंडिया की सरकार अस्तित्व में लाकर दिखाएंगे हम लोग इन्हीं 5 सालों में। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये सवाल आप ही से कह रहा हूं कि मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं सीधे तौर पर, भाई एनडीए अगर जाएगा तो क्या आप हमें हौसले के साथ ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा? डॉक्टर साहब, कई बार सवाल का जवाब सवाल से ही दे दिया जाता है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं कि जो इंडिया अलायंस की अगर आप एक एकीकृत विचारधारा बनाएं और एक भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है, वो आप अच्छे से समझ रहे हैं जी। तो जेडीयू की जो विचारधारा है वो किसके ज्यादा करीब नजर आती है, जरा सा मुझे आप ये बताएं। अरे मुझे तो आप शुरू से कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देते थे, पर वो कांग्रेस के साथ दिखाई देते हो। विचारधारा क्या कर लेगी ये बताओ ना आप ही लतीफ जी, इसमें तो आप ही लतीफा हुए जा रहे हो। नहीं, अब मैं बता दूं आपको, ये भी स्पष्ट कर दूं, कम से कम इतना तो डंके की चोट पे आप कह देंगे ना कि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। कैसे कह दूंगा जब आप कांग्रेस के साथ आ सकते हो, कल भाजपा के साथ दिख जाओ, कौन सा इसमें हैरत की बात है? जब नीतीश कुमार कसम खाकर मर जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और आज भाजपा के प्रशस्ति गान में शामिल हो गए, तो किस पे भरोसा करें इमरान लतीफ जी, आप भी बताओ। कम से कम 2 लोगों पे भरोसा कर लीजिए जी, इमरान पे भरोसा कर लीजिए और शैलेश जी पे भरोसा कर लीजिए। 2 लोग कभी भारतीय जनता पार्टी, और फैसला इमरान जी को भी नहीं लेना है और शैलेश जी को भी नहीं लेना है, फैसला तो केजरीवाल जी को लेना है और फैसला तो राहुल गांधी को लेना है। दिक्कत ही इस बात की है, तो इस दिक्कत का क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग भी उनके प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं, तो ये भी मान लीजिए कि राहुल जी और केजरीवाल जी आपस में कितना भी लड़ लें, कभी अब ऐसे समय में वाजपेयी जी खामोश रह जाए तो मजा नहीं आएगा, तो वाजपेयी जी का हस्तक्षेप हो ही जाना चाहिए। जी हितेश जी। देखिए, लतीफ साहब ने बहुत चतुराई से बता दिया कि आप तो केवल हम दोनों पे भरोसा कर सकते हो, बाकी लोगों का कोई भरोसा नहीं क्या होगा। चलिए, कम से कम 2 भरोसेमंद लोग तो हमारे साथ। वैसे हमारा भरोसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी पे भी पूरा रहता है। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिलाकर स्पष्ट जनादेश की 10 साल तक सरकार चलने के बाद खंडित जनादेश के साथ सरकार अस्तित्व में आ रही है। यह सरकार रमेश शर्मा जी जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार को कितना डरा रही है? देखिए, मोटे तौर पर जनादेश को खंडित नहीं कहेंगे, क्योंकि एनडीए के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। देखो रमेश शर्मा जी, कम से कम हितेश वाजपेयी ऐसा बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर रमेश शर्मा जी ये बोले तो मेरा पूरा ऐतराज है। यह चुनाव मोदी सरकार के नाम पर था, ये चुनाव मोदी जी की शख्सियत के नाम पर था, भाजपा के 370 पार करने के संदर्भ में था। और रमेश शर्मा जी को फिर भी मेरे से ऐतराज है, तो रमेश शर्मा जी बताएं, 2014 में भी एनडीए को बहुमत मिला
और बहुमत 2019 में भी एनडीए को मिला। कब सेंट्रल हॉल में आपने वो दृश्य देखा जिसमें सारे घटक दल इसी सम्मान के साथ बिठाए गए और उनके बीच में नेता के तौर पर मोदी जी चुने गए? देखिए, मोटे तौर पर चुनाव प्रचार में अगर आप देखेंगे तो नायडू जी ने भी अपने चुनाव प्रचार में मोदी की गारंटी शब्द का उपयोग किया है और नीतीश ने भी मोदी की गारंटी का शब्द का उपयोग किया है, ये बराबर चैनलों में दिया है। तो ये तकनीक आंतरिक रूप से हम ये बात कर सकते हैं कि चूंकि भाजपा को 32 सीटें इसमें कम मिली हुई हैं तो दबाव में रहेगी। जो मैंने सबसे पहले कहा, सरकार दबाव में चलेगी, फ्री हैंड सरकार नहीं चल पाएगी। लेकिन चूंकि पूर्ण बहुमत के साथ है, इसमें अगर जरा भी संभावना होगी, आपने अगर पहले दिन देखा होगा तो कांग्रेस के नेताओं के बयान आए थे कि हम तो सब, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यदि खंडित का कुछ स्थिति बनती तो वो पहले 2 दिन में बन जाती, ये लोग दोनों के दोनों छोड़ करके चल देते, जो स्थिति नहीं बनी। तो कुल मिलाकर के ये सरकार चलेगी। जैसा कि मैंने कहा है, पहले भी कहा है, सरकार हल्का दबाव में रहेगी और कुछ जो इशू हैं उनको पीछे लेकर के जाएगी, उनको पीछे लेकर चलेगी। तो कुल मिलाकर बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो बातचीत का मर्म दरअसल मोदी जी के इतिहास को केवल 22 साल पीछे देखने का नहीं है। मोदी जी को आपको 42 साल पीछे जाकर देखना होगा, 52 साल पीछे जाकर देखना होगा। मोदी जी 2002 में मुख्यमंत्री बने, पर उससे पहले क्या थे? मोदी जी उससे पहले संगठक थे, संगठन निर्माता थे। और जो संगठन निर्माता होता है उसकी कुशलता, उसकी विशेषता तमाम विपरीत प्रवृत्ति और प्रकृति के लोगों को साथ लेकर चलकर संगठन गढ़ने की होती है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इस क्षमता को चूंकि साबित किया था, इसीलिए उनके हिस्से में विधायक या सांसद होने से पहले मुख्यमंत्री का पद आया था। तो कुल मिलाकर लोगों को साथ लेकर चलने का अतीत का अनुभव कहीं ज्यादा है नरेंद्र मोदी के पास बनस्पत मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के। ऐसे में एक समन्वयवादी सरकार, एक सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की सरकार चलाने के संदर्भ में मोदी जी का 22 साल का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अनुभव भले ही काम ना आए, पर एक संगठक के तौर पर, एक लोक संग्राहक के तौर पर जो अनुभव उनके पास रहा है वो इस सरकार को 5 साल चला सकता है, अगर वो लोक संग्राहक का गुण मोदी जी के व्यक्तित्व में अभी हावी रहा। देखिए, आने वाले समय के लिए केवल हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो शुभकामनाएं एनडीए गठबंधन को कि वो सत्ता को बेहतर तरीके से संचालित करें। शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी को कि वो इस गठबंधन की सरकार को बेहतर तरीके से नेतृत्व प्रदान करें। शुभकामनाएं इस देश को कि लोकतंत्र यहां मजबूत हो। और शुभकामनाएं इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत उन तमाम सहयोगी दलों को जिनके पास विपक्ष में बैठने का जनादेश प्राप्त हुआ है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जिसका अभाव पिछले 10 सालों से देश महसूस कर रहा था, शायद इस बार वो अभाव की पूर्ति यह लोग कर पाए। एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, एक बेहतर भारत के लिए सभी को शुभकामनाएं और आप सभी को धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय याद का मुझे दीजिए याद। सदा प्रणाम।